हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब हाउसिंग। आज के टॉपिक में हम एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था ये एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब का ये एनोड है और ये कैथोड है। इस एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, वो एक्सरेज का प्रोडक्शन सिर्फ बीम इमर्जिंग पोर्ट, जो ये जिस साइड से बीम आ रही है, इस बीम इमर्जिंग पोर्ट की तरफ ही नहीं होता। ये कुछ ना कुछ हर अमाउंट हर डायरेक्शन के अंदर होता है। इधर भी एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये एक्सरे का प्रोडक्शन हर डायरेक्शन के अंदर होता है, सिर्फ बीम इमर्जिंग पोर्ट की तरफ नहीं होता। देखिए, इस साइड के पारिस ग्लास को थोड़ा सा पतला रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि मैक्सिमम एक्सरे इधर से निकले, लेकिन एक्सरे का प्रोडक्शन हर दिशा के अंदर होता है। जिस एनोड की तरफ होता है, एनोड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। इधर ये बाकी दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी होता है कि फिलामेंट की तरफ होता है, फिलामेंट पर गिरता है, हर तरफ की डायरेक्शन के अंदर होता है। और ये जो रेडिएशन है, ये अनावश्यक रेडिएशन डोज प्रदान करता है जो पेशेंट को, और एक्सरे फिल्म पर एक्सेसिव फिल्म फॉगिंग उत्पन्न करता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए एक्सरे ट्यूब को लेड लाइन के द्वारा कवर किया जाता है। ट्यूब हाउसिंग, प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो रेडिएशन है, ये प्राइमरी रेडिएशन है, हर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और दूसरी डायरेक्शन जाएगा और ये स्कैटर रेडिएशन भी उत्पन्न करेगा। तो ये रेडिएशन क्या करता है, ये नीडलेस एक्सपोजर यानी अनावश्यक एक्सपोजर प्रदान करता है। किसको? पेशेंट को, स्टाफ को, और अगर मान लो रूम में कोई अटेंडेंट है तो अटेंडेंट को भी ये क्या करेगा, नीडलेस एक्सपोजर प्रदान करेगा। यानी ये अनावश्यक है। अगर पेशेंट की ओर रेडिएशन गिर रहा है तो पेशेंट को वो जो डायग्नोसिस के अंदर हेल्पफुल है। अगर ये हम कोई रेडिएशन, जैसे रेडियोग्राफी के लिए, जैसे एक्सरे करने के लिए हम अगर रेडिएशन डाल रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर ये वाला जो जिस डायरेक्शन में नजर है, ये रेडिएशन अगर पेशेंट को लगता है तो नीडलेस एक्सपोजर उत्पन्न होगा। ये प्राइमरी रेडिएशन भी है जो डायरेक्ट एक्सरे ट्यूब से निकलता है, और अंदर ये जैसे पायरस ग्लास वगैरह फिलामेंट से टकरा कर या ट्यूब हाउसिंग से टकरा कर ये स्कैटर रेडिएशन भी बनाता है। ये स्कैटर रेडिएशन बनाता है। तो ये दो इफेक्ट उत्पन्न करता है। पहला तो पेशेंट और स्टाफ को नीडलेस एक्सपोजर प्रदान करता है, जिसका रेडियोग्राफी में कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ रेडिएशन डोज बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, हमने जिस इमेज रिसेप्टर यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहां से टकरा के कोई रेडिएशन, प्राइमरी रेडिएशन, स्कैटर रेडिएशन इस फिल्म पर आकर गिरेगा, तो फिल्म पर भी एक्सेसिव फिल्म फॉगिंग उत्पन्न करेगा। फिल्म फॉग जो है वो उत्पन्न करेगा। तो दूसरा इसका ये इफेक्ट है। ये एक्सपोजर दो इफेक्ट उत्पन्न करता है जो नीडलेस एक्सपोजर होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको प्रोटेक्टिव हाउसिंग के अंदर रखते हैं, जिसकी इनर वॉल को क्या करते हैं, लेड के द्वारा लाइनिंग की जाती है। यानी लेड की एक पतली परत इसके अंदर लगा दी जाती है। ये क्या होता है, लेड लाइन ट्यूब हाउसिंग। हम इसको मेटल का भी बना सकते हैं, जो मेटल का बना होता है, लेकिन अंदर लेड की लाइनिंग की जाती है। क्योंकि लेड ज्यादा एक्सरे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, उतना ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए आपको दूसरी मेटल लगाओगे तो उसका क्या करना पड़ेगा, थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। थिकनेस बढ़ाओगे तो ट्यूब हाउसिंग का वेट अनावश्यक बढ़ेगा, ट्यूब हाउसिंग ज्यादा भारी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंदर लेड की लाइनिंग लगा देते हैं। ये लेड लाइनिंग क्या करती है, ये लेड लाइन जो होती है, ये प्राइमरी और स्कैटर दोनों रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करती है। ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। और इधर जो बीम एग्जिट पोर्ट है, इधर लेड लाइन नहीं की जाती है, इस पोर्ट को खुला रखा जाता है, जिधर से क्या होता है, जो प्राइमरी रेडिएशन है वो आता है बाहर और पेशेंट के ऊपर आकर गिरता है। फिर भी आप एक सीमा से ज्यादा मोटाई की लेड लाइन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सरे ट्यूब हाउसिंग की जो वेट है वो वेट बढ़ जाएगा, वेट ज्यादा होता है। तो आप कितना भी कुछ करोगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लीकेज रेडिएशन बाहर आता रहेगा। कुछ ना कुछ क्या आएगा, लीकेज रेडिएशन बाहर आएगा। ये लीकेज रेडिएशन क्या होना चाहिए, ये लीकेज रेडिएशन आईसीआरपी जो है उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार ये लीकेज रेडिएशन एक निश्चित लेवल तक होना चाहिए। और वो निश्चित लेवल क्या होगा,
ठीक है। एक्सरे जो सोर्स है, सोर्स क्या होता है? फोकल स्पॉट, यहां से एक्सरे निकलती है। इस फोकल स्पॉट से 1 मीटर की दूरी पर, फोकल स्पॉट से 1 मीटर की दूरी पर जो लीकेज रेडिएशन है वो 100 मिली रोंटजन पर हावर है, यानी 1 घंटे के अंदर 100 मिली रोंटजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर हावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? जब एक्सरे मशीन अपने मैक्सिमम रेटेड ट्यूब करंट एंड मैक्सिमम रेटेड ट्यूब पोटेंशियल पर काम करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपके जो कंसोल है, इस कंसोल पर जितना मैक्सिमम केवी दिया होता है, जैसे मान लो 150 केवी दिया है, तो उसको मैक्सिमम कर दो, और जो एमएएस आपका जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, उस एमएएस को आप क्या कर दो? मैक्सिमम कर दो। और उस कंडीशन के अंदर आप एक्सरे ट्यूब को कंटिन्यूअसली ऑन कंडीशन के अंदर रखो। कंटिन्यूअसली क्या रखो? ऑन कंडीशन के अंदर को लगातार 1 घंटे तक चलती रहे। उस कंडीशन के अंदर एक्सरे सोर्स से 1 मीटर की डिस्टेंस पर लीकेज रेडिएशन 100 मिली रोंटजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लीकेज रेडिएशन क्या होती है? 100 मिली रोंटजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये लीकेज रेडिएशन का ये रिकमेंडेड लेवल है, इससे ज्यादा लीकेज रेडिएशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सरे ट्यूब है, देखो ये एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे मैं साइड में बता देता हूं उसको। ये एक्सरे ट्यूब है और ये ट्यूब हाउसिंग, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको एक्सट्रीमली थिक मिनरल ऑयल के द्वारा फिल कर दिया जाता है। मिनरल ऑयल के द्वारा हम क्या करते हैं? इसको फिल करते हैं, जिससे क्या होता है? ये जो मिनरल ऑयल होगा, एक्सट्रीमली थिक मिनरल ऑयल, जिससे ये हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एक और तरीका होता है, जो इस एक्सरे ट्यूब हाउसिंग को जब आप एचटी केबल के द्वारा, ये हाई टेंशन केबल है, ये एचटी जनरेटर है, हाई टेंशन जनरेटर है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसके द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो इसके एचटी केबल है, इस एचटी केबल की जो बाहरी लेयर होती है ये कंडक्टिव होती है, यानी ये मेटल की शीट से बनी होती है। इसके अंदर वायर होते हैं, तो ये वायर तो कहां चले जाते हैं? ये तो एचटी जनरेटर के अंदर चले जाते हैं, जो एनोड और कैथोड को जो ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट करेंगे। ये तो अंदर चले जाएंगे। इसकी बाहरी सरफेस को जो ट्यूब हाउसिंग की बाहरी सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस एचटी जनरेटर को हम क्या कर देते हैं? इसकी अर्थिंग कर देते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो जब मान लो कोई शॉर्ट सर्किटिंग के द्वारा अगर इस ट्यूब हाउसिंग के ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, तो इस ग्राउंडिंग के कारण क्या होगा? इसकी अर्थिंग के कारण क्या होगा? ये एचटी केबल से सारा चार्ज एचटी जनरेटर की सरफेस को जाएगा, और ये इसकी अर्थिंग की हुई है, ग्राउंडिंग की हुई है, इस जगह चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। यानी इस ट्यूब हाउसिंग के ऊपर कोई वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज क्या होगा? सारा वोल्ट वो जमीन पे चला जाएगा। कोई भी जो रेडियोग्राफर पर्सनल या रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट है, अगर वो काम करेगा तो उसको जो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इस दोनों के बीच की स्पेस को हम एक्सट्रीमली थिक मिनरल ऑयल के द्वारा भर देते हैं। इसके द्वारा भर देते हैं, एक्सट्रीमली थिक मिनरल ऑयल के द्वारा भर देते हैं। ये क्या करता है? ये मिनरल ऑयल एनोड और कैथोड के मध्य शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। इससे ज्यादा शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। इस मिनरल ऑयल की कुछ खास बात होती है। क्या होती है? ये मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। जो हम थिक मिनरल ऑयल ले रहे हैं, थिक मिनरल ऑयल ले रहे हैं, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ये मूव करने नहीं देता। इस कारण से ये एनोड और कैथोड के मध्य शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। या एनोड कैथोड इनकी जो ट्यूब हाउसिंग है, इस ट्यूब हाउसिंग के मध्य जैसे वोल्टेज डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे 75,000 -75,000 है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इन दोनों के मध्य शॉर्ट सर्किटिंग से मिनरल ऑयल बचाता है। क्यों? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, कोई भी चार्ज यहाँ से बाहर की तरफ नहीं जा सकता।
इसके अलावा ये थर्मल कंडक्टर होता है। ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टर, मतलब ये ताप का कंडक्टर होता है, ताप का चालक होता है। एक्सरे ट्यूब के अंदर जब जो हीट का प्रोडक्शन होता है तो वो हीट रेडिएशन के द्वारा ग्लास, जो एक्सरे ट्यूब का ग्लास है, ग्लास को जाता है। उसके बाद में ये जाती है रेडिएशन के द्वारा। उसके बाद में इस ग्लास सरफेस से मिनरल ऑयल के द्वारा ये ट्यूब हाउसिंग हो जाता है। मिनरल ऑयल के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन या संवहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कंडक्शन या संवहन के द्वारा होता है। और ट्यूब हाउसिंग से एनवायरनमेंट के अंदर रेडिएशन के द्वारा होता है। मैं तीनों चीजें लिख देता हूं, आप समझ जाओगी। देखिए ये टारगेट है। टारगेट से हीट का यहाँ पे ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? ग्लास हाउसिंग को रेडिएशन के द्वारा। ग्लास हाउसिंग से मिनरल ऑयल के द्वारा ट्यूब हाउसिंग हो जाएगा किसके द्वारा? कन्वेक्शन या संवहन के द्वारा। और ट्यूब हाउसिंग से एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है? रेडिएट हो जाती है, यानी रेडिएशन के द्वारा और संवहन के द्वारा होता है। मेनली रेडिएशन के द्वारा एनवायरनमेंट के अंदर रेडिएशन लीकेज हो जाता है। तो इस तरह से एक्सरे जो ट्यूब हाउसिंग से रेडिएशन जो हीट है, हीट वो बाहर आती है। तो ये दो काम करता है। पहला तो शॉर्ट सर्किटिंग से हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, और दूसरा थर्मल कंडक्टर होता है। दूसरा क्या होता है? थर्मल कंडक्टर होता है। तो इसके अलावा इसको इस जो ये ट्यूब हाउसिंग है, इस ट्यूब हाउसिंग को क्या कहते हैं? मिनरल ऑयल भरकर इसको एकदम अच्छे से इसको क्या करते हैं? इसको सील कर दिया जाता है। जैसे इसके अंदर हमने क्या किया? मिनरल ऑयल भर दिया और इसको एकदम से अच्छे से सील कर दिया इसको। इसके अंदर से एयर को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। एयर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ओनली मिनरल ऑयल इंक्लूड किया जाता है, एयर को एक्सक्लूड कर देते हैं, पूरी तरह से एयर को बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? अगर एयर इसके अंदर रहेगी, मान लो थोड़ी सी एयर रहेगी, तो एक्सरे ऑपरेशन के दौरान, मान लो आप रेडियोग्राफी कर रहे हो, उसके दौरान ये एक्सरे ट्यूब गर्म होगी तो मिनरल ऑयल और ट्यूब हाउसिंग पूरा गर्म होगा। गर्म होगा तो मिनरल ऑयल कम फैलेगा, और एयर है आपको पता है गर्म होकर बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती है, बहुत ज्यादा ये फैलती है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये ज्यादा फैलेगी तो ये ट्यूब हाउसिंग पर भी प्रेशर डालेगी, एयर फैली हुई, और इस ग्लास एनवलप पर भी प्रेशर डालेगी। तो या तो ट्यूब हाउसिंग है ये पंक्चर हो जाएगी, या ग्लास एनवलप पर ज्यादा प्रेशर के कारण ग्लास एनवलप टूट सकता है, आपके एक्सरे ट्यूब और ट्यूब हाउसिंग डैमेज हो जाएगी। अगर ट्यूब हाउसिंग के अंदर डैमेज होता है तो मिनरल ऑयल बाहर लीक करने लग जाएगा। और अगर एक्सरे ग्लास एनवलप अगर टूट जाएगा तो इसका वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मिनरल ऑयल अंदर चला जाएगा, ये एक्सरे ट्यूब भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो इसको क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर भी मिनरल ऑयल भी कुछ ना कुछ फैलेगा, तो इसको क्या करते हैं? इसके अंदर एक एक्सपेंशन बिलो लगा देते हैं। क्या लगते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन बिलो, या इसको एक्सपेंशन डायाफ्राम भी कहते हैं। ये एक मेटल की एक सीट होती है जो इस तरह से डोम शेप होती है, इस तरह से कहते हैं डोम शेप। अगर ज्यादा एक्सपोजर करेंगे और मिनरल ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? इस डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिससे डायफ्राम क्या होगा? तो इनफ्लेट है, ये डीफ्लेट होगा, ये चपटा होना शुरू हो जाएगा, डोम है इसकी डोम खत्म होने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा? जो इस मिनरल ऑयल में फैला होगा इसको ये कंपेंसेट कर देगा, इसको ज्यादा फैलने, मतलब इसको ज्यादा प्रेशर एक्सरे ट्यूब हाउसिंग या एक्सरे ट्यूब के ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा एक लिमिट तक ही हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए एक माइक्रो स्विच कोड लगा देते हैं। कैसे? आपने बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर लिया है, उस रेडिएशन एक्सपोजर से इस जो डायफ्राम में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इससे क्या होगा? एक सीमा से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये जो चपटा होकर इसके ऊपर जो ये एक माइक्रो स्विच है, इस माइक्रो स्विच के बटन को प्रेस करेगा। ये माइक्रो स्विच को प्रेस करते ही एक्सरे ट्यूब है वो ऑपरेशन करना बंद कर देगी। अब आप इससे और ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकते। अगर आपको और ज्यादा एक्सपोजर लेने हैं तो आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। जैसे ये मिनरल ऑयल ठंडा होगा तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर वापस रिस्टोर होगी। इस माइक्रो स्विच के ऊपर से जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज होगा। अब आप क्या कर सकते हो? दोबारा इससे एक्सपोजर ले सकते हो। तो ये माइक्रो जो प्रोसेस है ये क्या करता है? इसको ओवर हीटिंग से बचाता है एक्सरे ट्यूब को, ताकि बहुत ज्यादा हीट होकर ये जो मिनरल ऑयल होकर इस ट्यूब हाउसिंग को डैमेज ना कर दे।
तो ये आपकी ट्यूब हाउसिंग कंप्लीट है।